हाँ, तो देखिए क्लास 10 से हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज अवर इन्वायरमेंट। तो मैं समझा रहा था कि इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या है। कहता है इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स एंड सेट ऑफ कंडीशन विच इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब इन्वायरमेंट में वो सभी चीज़ें आती हैं, सभी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं सब इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। और कुछ सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं जो कि लाइफ को ग्रोथ होने में, उसको सर्वाइवल मिलने में, उसको डेवलपमेंट में, उसके रिप्रोडक्शन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो उसको हम इन्वायरमेंट का नाम दे सकते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में कुछ फिजिकल सराउंडिंग्स होती हैं, फिजिकल सराउंडिंग्स में साथ साथ लिविंग बींग्स होते हैं, उसके साथ साथ क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं। उन सभी चीज़ों को जोड़कर हमारा इन्वायरमेंट जो है मिला हुआ है, उससे मिलकर बनता है। अब इसमें एनवायरनमेंट में जो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है उसका नाम देखिए क्या है यहाँ पर, इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हमें इस चीज को समझना होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो कहता है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। मतलब जो हमारा बायोस्फीयर होता है उसमें जितने भी स्ट्रक्चरल और उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो आपका इकोसिस्टम होता है। और इट इज अ स्टेबल इकोलॉजिकल यूनिट वेयर रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी एंड सर्कुलेशन ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। मतलब इकोसिस्टम में क्या होता है, ये पूरा इकोलॉजिकल यूनिट है। मतलब कि यहाँ पर लगातार एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, जैसे एक फॉर्म से दूसरा एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहेगा। और लगातार ये सर्कुलेशन ऑफ मैटर जो है चलता रहता है, तभी लाइफ भी उसमें लगातार चलती रहेगी। तो वो हमारा इकोसिस्टम का पार्ट होता है। इकोसिस्टम को सबसे पहले एजी टांसले नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने इसमें यही चीज बोली है कि ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन द एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसको बोलते हैं एवाईटी कंपोनेंट्स। तो अवाईटी कंपोनेंट्स, एवाईटी कंपोनेंट्स का मतलब होता है नॉन लिविंग, क्योंकि जो हमारा इकोसिस्टम होता है, अगर एग्जाम में आता है कि जो इकोसिस्टम है ये कितने कंपोनेंट से बेसिकली मिलकर बना होता है, तो इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स में सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, इसमें कोई भी लिविंग कंपोनेंट नहीं होता। लेकिन जितना भी हमारा बायोटिक वाला पार्ट होता है इसमें सारे लिविंग कंपोनेंट्स ही आते हैं। ठीक है। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे आपस में तभी जाकर आपका बनता है इकोसिस्टम। ठीक है। तो इकोसिस्टम बस कुछ नहीं है, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में क्या करते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में उन दोनों का एक रिलेशन बनता है और जिससे कि वो पूरा सिस्टम जो है लगातार चलता है। इसके अलावा आता है फिर नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम दो तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। एक तो होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। अब जब तक ह्यूमन बींग्स अर्थ में नहीं थे, मान लीजिए जब ह्यूमन बींग्स अर्थ में नहीं थे तब भी तो सब चीजें अर्थ में अवेलेबल थी। तो वो हमने थोड़ी ना बनाई थी, वो तो नेचर ने बना के रखी हैं। तो नेचर ने भी अपना खुद का एक सिस्टम तैयार कर रखा है, जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं डेजर्ट। तो डेजर्ट एक अलग से इकोसिस्टम है। कोई ग्रास लैंड है वो अलग से एक इकोसिस्टम है। कोई फॉरेस्ट आपने ले लिया वो अलग से एक इकोसिस्टम है। अगर हम कोई पॉन्ड्स, लेक्स और मेराइन एनिमल्स इस तरह से चले जाते हैं तो एक्वेटिक्स में सिस्टम वो बन जाता है। तो ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं और उस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो ये हमने नहीं बनाया, ये नेचर ने बनाया। तो इसके एग्जाम्पल है डेजर्ट, फॉरेस्ट, या एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। कुछ इकोसिस्टम ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल है, मतलब वो मैनमेड है, आदमी ने बनाए हैं। तो इकोसिस्टम विच इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय द ह्यूमन, मतलब ऐसा इकोसिस्टम जिसको हम ह्यूमन बींग्स ने बनाया और ह्यूमन ही उसको मेंटेन करता है, तो उसको आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम कहते हैं। दे रिलाई ऑन ह्यूमन एफर्ट्स टू सस्टेन, इट डज नॉट पोजेसिस अ सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। देखिए नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है, उनका अपना खुद का सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। मतलब कि हमें नहीं जाना पड़ता कि रोज फॉरेस्ट में जा रहे हैं और भैया वहां पर जाके उन पेड़ों, उन क्रॉप्स को, हम वहां पर जो भी चीजें ग्रो कर रही हैं उनको हम जाके फर्टिलाइजर दे रहे हैं या फिर हम उनको कुछ कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे। उस फॉरेस्ट में और लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर अपने आप एबिलिटी है कि अपने आप को रेगुलेट करते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए उनको मैन की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब कोई हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तैयार करते हैं तो वो पूरा का पूरा, जैसे हमने कोई देखा कि हमारे घर के आसपास कोई बहुत बड़ा पार्क है। अब उस पार्क के अंदर क्या होगा, हमने अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं। हो सकता है कि उस पार्क में काफी सारे तरह के एनिमल्स भी होंगे, छोटे छोटे, मतलब ऐसे एनिमल जो ह्यूमन बींग्स को हार्म ना करते हो। तो ये इस तरह से आप कर रखा है, लेकिन उस पार्क की मेंटेनेंस तो हमें ही करनी पड़ेगी। हमें रेगुलरली उन वाटर देना पड़ेगा, प्लांट्स को रेगुलरली हमें उनको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा।
तो वो मेंटेन अपने आप रेगुलेट नहीं हो रहा, वो सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं है, वो ह्यूमन बींग्स पर डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे इकोसिस्टम्स को हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, जिनके पास अपने खुद का रेगुलेटिंग मैकेनिज्म नहीं होता है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, जैसे हमने कोई एक्वेरियम बना लिया अपने घर में बड़ा सा, तो वहां पर वो हमारा खुद का इकोसिस्टम हो जाता है। कितने भी बोटेनिकल गार्डन्स आपने देखे होंगे, होते हैं ना गार्डन्स, होते हैं बहुत बड़े बड़े, वहां पर अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो कराया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े पार्क्स होते हैं, फील्ड क्रॉप्स होती हैं। तो ये सब है, जैसे घर के आसपास हम छोटा सा पॉन्ड बना लिया खुद से, मतलब नेचुरल पॉन्ड नहीं है, आपने खुद उस पॉन्ड को क्रिएट करा है। तो उस पॉन्ड में आपने काफी सारी फिशेज छोड़ दी हैं या कुछ भी प्लांट्स ग्रो कर लिए हैं, तो वो आपका भी एक क्या बन सकता है, इकोसिस्टम बन सकता है। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल इकोसिस्टम में ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल सिस्टम सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को मैन मेड द्वारा रेगुलेट करना पड़ता है। ठीक है, आई होप सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिनकी बात मैंने अभी पीछे भी करी थी कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा होता है एबायोटिक। तो पहले हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर होता है इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। तो ये सभी मिलकर हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और उसके हिसाब से ये पूरे सिस्टम को चला रहे होते हैं। तो ऑन द बेसिस कि वो किस तरह का फूड कंज्यूम करते हैं, उसको हम अपने जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला कैटेगरी जो बायोटिक कंपोनेंट्स में बनाया जाता है उसको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन है, जो कि हमारे लिए फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये सभी हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। उस फूड को फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स हमारा पहला बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाता है, लिविंग बॉडीज में आ जाता है। तो लिखा हुआ है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गीज, ये प्रोड्यूस करते हैं फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब अपने आप खाना बनाने के लिए ये एबल होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वो सब उनके पास होता है। और उससे वो आसानी से फोटोसिंथेसिस करके खुद ही खाना बनाते हैं और दूसरों को वो फूड क्या करते हैं, फिर प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं दे आर प्रोड्यूसिंग द फूड एंड प्रोवाइड दिस फूड्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो पहला बायोटिक कंपोनेंट्स जो हमारी कैटेगरी में आता है वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, नाम से पता लग रहा है। उसके बाद आते हैं सर कंज्यूमर। तो नाम से पता लग रहा है कंज्यूमर मतलब जो उस फूड को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो दे आर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आपके डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर। ठीक है, अब ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। प्रोड्यूसर्स जो कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूसर्स का जो फूड कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है। और कंज्यूमर कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 कैटेगरी। ठीक है, तो कंज्यूमर का पहला कैटेगरी होता है हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस मतलब जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स या वेजिटेबल्स वगैरह ही खाते हैं, वेजिटेरियन जिनको कहा जाता है एक तरीके से, वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारे बन गए फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स भी इनको कहा जाता है। देखिए कई सारे नाम है, कंज्यूमर्स के अंदर 3 कैटेगरीज आएंगी। हर्बीवोरस जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ध्यान रखें इनका नाम क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, या फिर इनको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ये क्या करते हैं, विच फीड डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसर, ये सीधा प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे हमने डियर ले लिया, जेब्रा ले लिया, गॉट ले लिया, हॉर्स ले लिया, शीप ले लिया, ये सभी क्या करते हैं, सीधा प्लांट के पास पहुंच जाते हैं, प्लांट की चीजों को सीधा अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेते हैं। क्या ऐसा ह्यूमन बीइंग कर लेता है, क्या नहीं करता। फिर प्लांट भाई सारे प्लांट के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता ना, हमें उन प्लांट्स के साथ जो चीजें मिलती हैं पहले हमें उसको कुछ और तरीके से उसको फर्निश करना पड़ता है, तब वो हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर सकती है। तो हर्बीवोरस का मतलब यहाँ पर ये है। उसके बाद जो दूसरे टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। जो सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स होते हैं इनको कहते हैं कार्निवोरस। तो ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलब कि क्या करते हैं, हर्बीवोरस को ही खाना पसंद करते हैं। तो देखिए हर्बीवोरस जो है वो खाएंगे किसको, प्रोड्यूसर्स को, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं। और जब हर्बीवोरस को खा ले वो कौन होते हैं, कार्निवोरस। देखिए जरूरी नहीं है कि कार्निवोरस, देखो वैसे तो सिस्टम तो यही बनाया गया है, सिस्टम जो है नेचर का सिस्टम यही है कि कार्निवोरस किसको खाएगा, हर्बीवोरस को ही खाएगा। लेकिन जब कार्निवोरस को खाना ही नहीं मिलेगा
मतलब कि उसको क्या नहीं मिल रहे, हर्बीवोरस ही नहीं मिल रहे, तो फिर एक कार्निवोरस दूसरे कार्निवोरस को भी खा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन तब आती है जब वहां पर बहुत ज्यादा स्टारवेशन हो रही है, भूखमरी हो गई, उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तब ये सिचुएशन पैदा होती है। ठीक है, तो these are the animals that feed on the other animals, the carnivorous which fed on herbivorous and are called second order consumers. Some carnivorous may be predators, जैसे like lions होते हैं, hawks होते हैं, wolves होते हैं, which attack and kill their prey and feed on their body. मतलब ये क्या करते हैं, पहले उस इंसान जिसको भी खाना चाहते हैं, ये लायंस होते हैं, ये पहले उसको मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, उसको खा लेते हैं। Some may be scavengers, इसमें लिखा हुआ है some may be scavengers like jackals that feed on dead animals that they find। मतलब ये क्या करते हैं, ये जैसे ये ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जैसे लाइन ने आया, लाइन ने डियर को मारा, अब लाइन ने डियर को खाया, भाई इसका पेट भर गया, भाई अब मेरे तो ज्यादा नहीं खाया जा रहा है, ये वो छोड़ के भाग जाएगा उसको वहीं जंगल में। तो उसके बाद ये जैकल्स जो होते हैं ये आते हैं मस्ती में, अब इनको कोई भी मरी हुई चीज, कोई एनिमल दिख जाता है तो इसको आराम से खाते हैं। ये खुद शिकार नहीं कर रहे हैं, ये दूसरों के शिकार को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स में आ जाते हैं एक तरीके से। तो सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर जो होता है डायरेक्टली हर्बीवोरस को खा रहा है, और कार्निवोरस को फिर हम दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। एक प्रीडेटर्स होते हैं जो शिकार खुद करते हैं फिर उस चीज को खाते हैं, एक स्कैवेंजर्स होते हैं जो शिकार वगैरह नहीं करते, डायरेक्टली डेड एनिमल्स मिल जाए भैया खा लो उसको सीधा। फिर आते हैं हमारे पास ऑमनीवोरस, क्या आते हैं, ऑमनीवोरस। ये किसका टाइप चल रहा है, ये कंज्यूमर्स के टाइप चल रहे हैं, इतने सारे देख रहे हैं आप, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोरस के अंदर भी आप देख रहे हैं। हाँ, तो ये चीजें ध्यान रखिए। ऑमनीवोरस वो होते हैं, दीज आर एनिमल्स दैट फेड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब इनमें दोनों चीजों को खाने की एबिलिटी होती है, ये प्लांट्स को भी खा सकते हैं, एनिमल्स को भी खा सकते हैं। ये कोई नई चीजें नहीं है, तो बच्चा क्लास फिफ्थ से पढ़ रहा होता है ना, पहली क्लास में जब बच्चा जाता है तो सीधा ये पढ़ाया जाता है उसको। तो आप कह रहे हैं सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, बट हमारी मजबूरी है, चैप्टर है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी कुछ चीजें हमें नई भी सीखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि फिफ्थ क्लास की कहानी चलेगी यहाँ पर। आइए, तो ऑमनीवोरस तो भैया वो हो गया जो दोनों को खा सकता है, तो उसमें ह्यूमन सबसे ऊपर आते हैं ऑमनीवोरस के अंदर, क्योंकि ह्यूमन हर चीज को खा सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड जो पार्ट आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स के तीन मेन पार्ट होते हैं, अभी चौथा भी आएगा। तो तीन, हाँ सॉरी, तीन मेन पार्ट होते हैं जो मैंने ऊपर बताया, प्रोड्यूसर्स, उसके बाद कंज्यूमर्स। सबसे पहले तो कौन आए थे, प्रोड्यूसर, फिर कौन आ गए, कंज्यूमर, अब कौन आ रहे हैं, डीकम्पोजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, डीकम्पोजर जो होते हैं ये हमारी इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इकोसिस्टम इनको कहते हैं एक तरीके से स्वीपर्स ऑफ इकोसिस्टम। ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिकेइंग और डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को ही खाना पसंद करते हैं। तो याद है इस तरह की न्यूट्रिशन को हमने क्या नाम दिया था, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। हाँ, तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मेनली ये करते हैं, डेड डिकेइंग एनिमल्स हो गया, डेड डिकेइंग मैटर हो गया, उसको खाना ये पसंद करते हैं। तो इनको मैं स्वीपर्स ऑफ इकोसिस्टम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे क्या होता है कि अब कोई भी एनिमल जो है उसकी डेथ हो गई है फॉरेस्ट में, वो मर गया किसी तरीके से, तो आफ्टर सम डेज आप देखेंगे उसकी पूरी स्किन वगैरह सब वहां से थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगी, अपने आप ही साफ हो जाएगी, गायब हो जाएगा वहां से। तो उसको किसने खा लिया, अब उसको किसी एनिमल्स ने तो नहीं खाया, उसको किसी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने खाया। ठीक है, ऐसे हम किसी की बॉडी लेते हैं और उसको हम अंडर द मतलब अर्थ उसको डिग करके उसको बुराइड कर देते हैं। तो आफ्टर सम मंथ्स के बाद अगर हम उसको खोदें, मतलब उसको देखने जाएं, तो आपको बॉडी शायद नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ स्केलेटन ही मिलेगा अंदर पूरा। तो उसकी स्किन्स वगैरह कहाँ चली गई, तो वो जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठे, इनकी अंदर बहुत एबिलिटी होती है, ये किसी भी तरह के टेम्परेचर पर, किसी भी तरह के प्रेशर पे काम कर लेते हैं ये। और अर्थ के अंदर इतनी गहराई में भी ये बैठे हुए हैं आराम से, और वहां पर कौन सा रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फिर एनारोबिक। इनकी जो रेस्पिरेशन करने की एबिलिटी है वो कौन सी है, एनारोबिक है, क्योंकि तभी ये इतने कम ऑक्सीजन में भी आराम से काम कर लेते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम है वहां भी ये आराम से रेस्पिरेट करते हैं और अपना काम धीरे धीरे करते रहते हैं। तो इसलिए डिकम्पोजर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। तो आप लिखिए कि दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डिकेइंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। और इनका काम, मेन चीज ये होती है कि ये एक तरीके से इकोसिस्टम को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे को डिफरेंट तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इकोसिस्टम में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। सर टीचर ने बताया था कि ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं
स्कैवेंजर्स के सलाइवा में और जो एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ये जो डिकम्पोजर को मदद करते हैं। तो जो स्कैवेंजर्स का सलाइवा होता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फैलते हैं उसको डिकम्पोज करते ठीक ठीक है भाई, तो इसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पर और भी चीजें दे रखी हैं, जैसे लिखा है दे आर यूजफुल इन डिकम्पोजिंग द वेस्ट फ्रॉम इकोसिस्टम एंड दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, क्लीनिंग ऑफ वेस्ट एंड क्रिएटिंग द स्पेस एंड ग्रोथ फॉर न्यू ऑर्गेनिज्म। इसलिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पर इनका रोल समझा रखा है कि इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर किसी का अपना रोल इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजर एनी। इसमें से कोई भी मिसिंग आउट अगर होता है तो उससे हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, एक तरीके से अनबैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंसिंग जो इकोसिस्टम की बनी हुई है, ये इन सभी के प्रेजेंस से ही बनी हुई है। हैं। तो जहाँ पर डिकम्पोजर डिकम्पोज करता है कोई चीज, वो जगह फर्टाइल हो जाती है। हाँ, वो जगह पर क्या होता है कि वो फर्टिलिटी बढ़ती है उससे, और वो एक तरह से मैन्योर्स की तरह यूज हो जाता है। अब ए बायोटिक कंपोनेंट्स में अगर बच्चे हम आते हैं, तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास वो आते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इनमें कोई भी लाइफ नहीं होती है। तो ऐसे कंपोनेंट्स हमारे लिए कौन कौन से हैं? ऐसे कंपोनेंट हमारे लिए लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड, ये सभी हमारे लिए एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनमें कोई लाइफ तो नहीं है, बट ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। अब अगर फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को लाइट ही नहीं मिलेगी, तो प्रोड्यूसर खाना बनाएगा कैसे? ठीक है, तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर का अपना रोल होता है। कई प्लांट्स जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं, कई प्लांट ऐसे होते हैं जो काफी लो टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं। कोई विंटर सीजन में ग्रो हो रहा है, कोई समर सीजन में ग्रो हो रहा है। तो टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारी गैसेज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, अब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, CO2 नहीं मिलेगी, अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो उससे भी कई सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है रेजोबियम, उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए उसको। हमें रेस्पिरेशन करना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो उनको CO2 चाहिए। तो एवरी लिविंग बॉडी इज डिपेंड ऑन दीज नॉन लिविंग कंपोनेंट। अगर ये उनको नहीं मिलेंगे तो फिर एक लिविंग बॉडी में भी लाइफ नहीं हो पाएगी। इसी तरह से विंड बहुत जरूरी है। विंड जो होती है किस तरह से काम करती है, वो सॉइल को इधर से उधर लेकर जाती है ना। विंड बहुत जरूरी है, विंड की वजह से ही हर चीजें यहाँ पर होती हैं। वाटर तो आपको पता ही है, इसेंशियल कंपोनेंट है हमारी लाइफ का। ठीक है, तो दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आप इन सबको लाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड, वाटर, इनको ले सकते हैं। हाँ जी बच्चे, बताइए, अभी तक की कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? व्हाट इज इकोसिस्टम? हाँ, इकोसिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपके पास इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, उसमें बायोटिक के कंपोनेंट्स के टाइप्स, फिर उसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स के टाइप्स। तो ये सब चीजें इजी हैं, आप खुद भी इनको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट मेरे समझाने से क्या होगा, चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, बस यही होगा। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को देखते हैं। अब आता है इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से निकल कर आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इस तरह से आपको करना है। नाउ द ट्रॉफिक लेवल, देखिए यहाँ पर एक टॉपिक आपको मिल रहा है, ट्रॉफिक लेवल। अब देखिए होता ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम जो होता है ये पूरा एक प्रोसेस के थ्रू चलता है। जैसे सबसे नीचे कौन बैठे हुए हैं, प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं। तो प्रोड्यूसर जिस लेवल पर बैठे, लेवल होता है ट्रॉफिक का मतलब, एक तरह का लेवल इन द सिस्टम। जो आपका इकोसिस्टम तैयार हो रखा है उसमें एक लेवल बनेगा, क्योंकि ये एक तरह की फूड चेन बन गई। फूड चेन समझते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए क्या होता है, डिपेंड होता है। तो उससे एक चेन बनता चला जा रहा है। ठीक है, और उस फूड चेन के अंदर जितने भी लेवल होते हैं, देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन, कि द ट्रांसफर ऑफ फूड या एनर्जी टेक्स प्लेस थ्रू दिस वेरियस स्टेप्स या लेवल्स इन द, कहां पर, फूड चेन के अंदर। उसी को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल्स आर द स्टेप्स इन योर फूड चेन। जैसे पहले स्टेप पर, जैसे अगर मैंने फूड चेन बनाई, जैसे फूड चेन का डेफिनेशन नीचे दे रखा है, वैसे तो या डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इट इज अ लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in a community through which energy is transferred in the form of food, and it describes the relationship of organism about who eats whom या who eats whom, कि कौन किसको खाएगा। तो इस फूड चेन से हमें यही पता लगता है कि कौन किसको खाएगा।
तो फूड चेन का जो स्टेप्स होते हैं, जैसे पहले मैंने बनाया सबसे आगे, मान लीजिए कोई प्लांट, अब उस प्लांट को खा लिया किसी डियर ने जो कि एक हर्बीवोरस है, और उस हर्बीवोरस को खा लिया किसी कार्निवोरस ने जो कि लायन है। तो ये मैंने छोटी सी फूड चेन आपके लिए तैयार करी। तो प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर लेवल पे बैठा हुआ है, तो ये कहलाता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो प्लांट कौन से लेवल पर है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब डियर जो है वो कंज्यूमर है, लाइन भी कंज्यूमर है, सारे कंज्यूमर है उसके बाद। लेकिन ये कंज्यूमर में भी तीन तीन कैटेगरी थी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, जो ऑमनीवोरस होते हैं उनको टर्शरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो डियर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर में आ गया, तो वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर बैठा हुआ है। लायन जो है वो कहां पर आ गया? सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ गया, क्योंकि वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे बैठा हुआ है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, ध्यान रखिए। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आपको कौन मिलेगा? हमेशा टर्सरी कंज्यूमर। और ये जो ट्रायंगल है, आप अगर आप देखें इसके अंदर, आप एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि ये जो ट्रायंगल है इसको ऐसे ही क्यों बनाया गया है ना? सबसे नीचे ये रखा, धीरे धीरे ट्रायंगल की जो विड्थ है वो कम होती जा रही है। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे जाते जाएंगे, तो जो एनर्जी होगी जो इनको मिलेगी वो क्या होती जाएगी? वो कम होती जाएगी। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास होता है, मतलब प्लांट के पास है। उससे थोड़ा कम एनर्जी किसको मिलेगा? डियर को। मतलब प्लांट के पास जितना एनर्जी होगा उतना एनर्जी डियर को नहीं मिलेगा। और जब डियर को लाइन खाएगा तो लाइन को भी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 100% एनर्जी मिल जाएगा डियर को खाने से, नहीं होता है। तो इस बात को किसने समझाया? उसके लिए एक लॉ बनाया गया कि कितना एनर्जी जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड में जाएगा, फिर कितना एनर्जी जो है सेकंड से थर्ड में जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने एक लॉ तैयार किया, और उस लॉ को नाम दिया गया 10% लॉ। तो ये देखिए, अगर आप नीचे आ जाते हैं, अभी फूड चेन की बात हम करेंगे, बट पहले मैं उस लॉ पर आ जाता हूं। ये देखिए, ये बात आपको यहाँ पे लिखी मिलेगी। दिस लॉ इज गिवन बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज लिंडेमैन। 1942 में इन्होंने ये लॉ जो था बनाया था। इन्होंने अपनी लॉ में यही बात बोली कि 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ द फूड इटन बाय द ऑर्गेनिज्म इज टर्न बैक इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। मतलब कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो फूड चेन के अंदर क्या होगा? उस ऑर्गेनिज्म को सिर्फ उसकी एनर्जी का कितना परसेंट मिलेगा? 10% ही मिलेगा, सारा एनर्जी नहीं मिलता है। क्योंकि कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट, लाइट या किसी और फॉर्म में क्या हो जाती है? डिसिपेट हो जाती है। और कुछ एनर्जी तो वो ऑर्गेनिजम्स को अपने पास भी चाहिए होगी। तो जैसे देखो, मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये सनलाइट है, मतलब ये सन है। अब सन से जो एनर्जी होगी वो मिलती है किसको? प्लांट को, जो कि कंज्यूमर है। प्लांट के बाद ये डियर में जाएगा एनर्जी, क्योंकि डियर उसको खाएगा, जो कि सेकंड फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के बाद सेकंड पे बैठा हुआ है। और लाइन जो है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आपको मिल रहा है। जितना भी एनर्जी सन के पास होगा उसका प्लांट, देखो सन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड चेन। सन जो है क्या फूड चेन का पार्ट है? नहीं। 10% लॉ जो होता है वो फूड चेन पे लगता है। तो याद रखिए, सन के पास जितना भी एनर्जी होता है, प्लांट के पास उसका सिर्फ 1% ही जाता है। कितना परसेंट जाता है? 1%, याद रखिए। तो मान लेते हैं कि सन के पास जो एनर्जी है वो है 1000 जूल, मान लीजिए। तो 1000 जूल का 1% कितना होगा? 1/100 हाँ, 1000 जूल का अगर आप 1% करें तो कितना आ गया? 10 जूल आएगा, 100 नहीं आएगा, 10 जूल आएगा। अब इस 10 जूल का जब डियर के पास एनर्जी जाएगा तो वो 1% नहीं जाएगा, वो जाएगा 10%। क्योंकि अब 10% लॉ लगेगा। तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग यहां से एनर्जी जब यहां जाएगा तो 10% ही मूव करेगा। तो 10 का 10% कितना हुआ? 0.1 जूल। अरे भाई, 10 का 10% निकालोगे, सॉरी 1 जूल। 10 का 10% करेंगे तो 1 जूल होगा।
तो 1 जूल एनर्जी किसको मिला, डियर को मिला, और फिर उसका भी 10%। अब उसका 1 का 10% अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1। तभी वो ट्रायंगल जो है इस तरह से बना हुआ था, आपने देखा। तो सबसे नीचे कौन बैठा था, आपका प्रोड्यूसर जो कि प्लांट था, उसके पास कितना एनर्जी था, 10 जूल एनर्जी था। तो उसकी एनर्जी डियर को मिली, तो डियर को कितना एनर्जी मिला, 1 जूल, एनर्जी और कम हो गया। और सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है, लाइन, उसको सिर्फ कितना एनर्जी मिला, 0.1 जूल एनर्जी मिल रहा है। तो यही 10% लॉ का कहना है कि जब भी एनर्जी फूड चेन में ट्रांसफर होगी तो वो 10% ही होगी। जितना भी उस ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी अवेलेबल है आफ्टर कंज्यूमिंग वही एनर्जी मेरे को कितना चाहिए था उसके बाद, वो 10% एनर्जी ही डीआर को ट्रांसफर करेगा। बाकी एनर्जी खुद ही यूज करेगा, और कुछ एनर्जी लाइट हीट की फॉर्म में क्या हो सकती है, डिसिपेट हो जाती है। क्योंकि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अगर ये मतलब अगर ये कम नहीं होगी और मतलब ये सब में इक्वल बढ़ती यानी कि अगर प्लांट्स में 10 सब में 10 तो फिर क्या होता, इक्वल चली जाती मतलब। मतलब सर अगर वैसे बोल रहा हूँ अगर प्लांट्स में जैसे 10% सब में चली जाए अगर सब में 10 जूल 10 जूल 10 जूल क्या होगा। तो ऐसा होगा नहीं ना, तुम जो जब उसको वो जब एनर्जी उधर से उधर ट्रांसफर हो रही है तो पूरा का पूरा 100% एनर्जी नहीं मिल रहा था उसको, 100% एनर्जी नहीं मिलेगा उसको। और इसकी दूसरी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल। यानी कि प्लांट डियर को एनर्जी दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि डियर किसको एनर्जी दे देगा, प्लांट, ये पॉसिबल नहीं होगा। बाई डायरेक्शनल नहीं है, एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनी डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, वो भी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू सेकंड और सेकंड टू थर्ड, इस तरह से होता है। अब ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिखी मिल जाएंगी यहाँ पर, आप उनको यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो फूड चेन्स होती हैं इनके अंदर मैक्सिमम जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको 3 मिलेंगे या फिर आपको 4 मिल सकते हैं, मैक्सिमम 4 तक हो सकता है। कोई भी ऐसी फूड चेन नहीं होती जिसमें 5-5, 6-6, 7-7 ट्रॉफिक लेवल्स हो, क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो लायन जो होगा वो कोशिश यही करेगा कि हमेशा वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे ही रहे, और उसका मनपसंद शिकार हमेशा हर्बीवोरस ही होगा। क्योंकि अगर वो किसी कार्निवोरस को खाएगा तो कार्निवोरस को खाने पर उसकी फूड चेन में जब वो आएगा तो उसका ट्रॉफिक लेवल थोड़ा और पीछे चला जाएगा और उससे उसको और कम एनर्जी मिलेगी। तो लायन हमेशा कोशिश करता है कि वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पे रहे, तो या थर्ड पे रहे, क्योंकि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा तो उसको मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी। और फूड चेन की जो लेंथ होती है वो 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही होती है। अगर हमारे पास कोई ऐसी फूड चेन है जिसमें एक के बाद दो, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर 5 ऐसे एनिमल्स चल रहे हैं, तो लास्ट वाला जो ट्रॉफिक लेवल पे एनिमल्स होगा उसको बहुत ही कम एनर्जी मिलता है। तो उसी वजह से क्वेश्चन अगर पेपर में ये आता है कि वाई द लेंथ ऑफ द फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल, तो उसका आंसर ये दीजिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 10% लॉ एनर्जी इज क्या, decreases from one trophic level to another trophic level। if the food chain length is beyond होगा 5 या 5 trophic level होगा, तो then the last organism जो present होगा food chain में it gets a very lesser amount of energy, that's why it cannot be survive in that food chain। तो उसको कोशिश करेगा कि भैया कोई और food chain पकड़ लो जहां से ज्यादा एनर्जी आता होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर से 10% लॉ, बट इसको कैसे यूज करना है वो आप देखिए, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हाँ भाई सन से प्लांट में जो एनर्जी जाएगा 1%, और उसके बाद जितना भी जाएगा तो 10%, यही चलाना है आपको। फिर आपको कुछ फूड चेन्स के एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। जैसे अब एक फूड चेन तो हमने बनाई ली, प्लांट डियर लाइन एक। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा कि टेरिस्ट्रियल फूड चेन बनाओ और एक एक्वेटिक फूड चेन बनाओ। तो टेरिस्ट्रियल मतलब जो लैंड एनिमल्स होते हैं, तो उसमें हमने बना दिया ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक और हॉग, ये 4 ट्रॉफिक लेवल का फूड चेन बन गया। एक्वेटिक अगर आपको बनाना है तो ये याद रखना पड़ेगा, फाइटोप्लैंक्टन, फिर आता है जू प्लैंक्टन, फिर फिश और फिर शार्क। देखो फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे टेरिस्ट्रियल में उनको प्लांट कहते हैं, तो एक्वेटिक में उनको क्या बोला जाता है, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, हाँ। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं, ठीक है। और जू प्लैंक्टन जो होते हैं वो उनको खाते हैं, मतलब ये कंज्यूमर हो गया, पहला कंज्यूमर, जैसे वहां पे डियर है
तो वैसे ही ये बैठा हुआ है। फिर फिश, उसके बाद शार्क आ गई जो फिश को खा सकती है फिर। तो ये आपको जरूर कर लेना, ये पक्का आ जाता है ये फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन कि भाई एक एक्वेटिक फूड चेन का क्या दीजिए मेरे को एग्जाम्पल दीजिए। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन दे रखा है, इसको आप खुद से रीड कर लेना नोट्स में। ठीक है, और जब काफी सारी फूड चेन आपस में रिकम्बाइंड हो जाती है, आपस में रिकनेक्ट हो जाती हैं, तो उससे बनती है फूड वेब। तो ये देखिए, ये तो फूड चेन है, जैसे एक फूड चेन ये रही, वही वही प्लांट, डियर, लाइन, एक ये फूड चेन दे रखा है, लेकिन ये सिंगल सिंगल कॉन्सेप्ट चल रहा है। लेकिन जब ये सारी फूड चेन आपस में कनेक्ट होगी, जैसे अब ये देखिए लाइन यहाँ बैठा हुआ है, तो ये सबके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो जब काफी सारी फूड चेन कनेक्ट होकर आपस में लिंक हो जाती हैं, तो उससे वो तैयार करती हैं क्या, फूड वेब। तो जैसे हम इंटरनेट में यूज करते हैं www, तो वो भी क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वहां पर भी वेब वर्ड यूज किया, वेब का मतलब जाल, जाल होता है। तो वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग जो इंडिया में बैठा, ऑस्ट्रेलिया में बैठा, इंग्लैंड में बैठा, सारे एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो दैट्स वाई दिस वेब वर्ड इज यूज। बट यहाँ पर जो कनेक्शन हो रहा है फूड की वजह से हो रहा है, तो उसको कहते हैं फूड वेब। ठीक है, तो इजी सा चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, डेफिनेशन याद करिए। ट्रायंगल बनाने का, इसको ट्रायंगल का शेप पूछ लेता है टीचर की, इसकी शेप ऐसे ही क्यों है, तो उसका रीजन आपको समझाना पड़ेगा। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन के एग्जांपल आपको करना है। 10% लॉ क्या होता है, 10% लॉ को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। टीचर कहेगा कि भाई सन के पास 1000 जूल एनर्जी है और ये मेरी फूड चेन है, तो बताओ लाइन के पास कितना एनर्जी आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। हाँ, हाँ, आपको सन की एनर्जी दे देंगे, बाकी एनर्जी खुद निकाल लेंगे आप। अरे और यार, हाँ जी बच्चे, बताइए, समझ में आ रहा है आपको? ये सारी कहानी जो अभी सुनाई गई है, फूड चेन क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, 10% लॉ कैसे यूज करना है, और फूड वेब क्या होता है। और फूड चेन के कुछ एग्जांपल्स याद कर लेंगे, टेरिस्टल के अलग से एग्जांपल याद कर लो, एक्वेटिक्स के अलग से याद कर लो। ये काम आप कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें कुछ और टॉपिक्स हमारे रह गए हैं जिसमें अभी बच रहा है। देखिए, ये देख सकते हैं आप, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और उसके अलावा है ओजोन डिप्लीशन। और लास्ट एक टॉपिक और आएगा, गार्बेज का ऊपर आता है, गार्बेज डिस्पोजल, कि गार्बेज को कैसे डिस्पोज करना होता है। तो ये टॉपिक मैं आपको कराता हूँ अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।